यूनियन बजट 2025 आ चुका है और अभी देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या खास बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बजट में जिन लोगों का इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको एक भी रुपए टैक्स नहीं पे करना है, मतलब कंप्लीटली माफ कर दिया गया है। जबकि अगर कोई व्यक्ति सैलराइड पर्सन है, मतलब जॉब करके पैसे कमाता है, तो उसको 75,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा अमाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी मिलता है। और इसके तहत आपको 12,75,000 रुपए तक में कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, बशर्ते आपको ITR फाइल करना होगा। पहले क्या होता था कि 7 लाख के अमाउंट तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था और अभी 12,75,000 रुपए तक आपको कोई भी अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना है। तो आपको मोटा मोटी 5 लाख रुपए से लेकर के 5,75,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट दे दिया गया है। अब दूसरा जो मेजर प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है स्लैब रेट पर। पहले कैसा होता था कि 3 लाख तक अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो उस पर आपको 0% टैक्स पे करना पड़ता था, जबकि अभी अगर आप 4 लाख तक अमाउंट अर्न करते हैं तो उस पर आपको 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। पहले का स्लैब रेट अलग था, अभी का स्लैब रेट अलग है। पहले स्लैब रेट जान लेते हैं। तो देखिए स्लैब रेट कैसा होता है कि अगर मान लीजिए 0 से लेकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स पे करना है। अगर 4 लाख से 8 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। अगर 8 लाख से 12 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स पे करना है। अगर 12 लाख से 16 लाख तक है आपको 15% टैक्स पे करना है। और अगर 16 लाख से 20 लाख है तो आपको 20%, और अगर 20 लाख से 24 लाख तक है तो आपको 25% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 25 लाख से ऊपर है तो आपको सीधा फ्लैट रेट 30% आपको टैक्स पे करना है। ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। सपोज आपकी इनकम है 12,75,000 रुपए तक, आप सैलरी से पैसे कमाते हैं तो आपको पे करना है 0 रुपए। लेकिन जैसे ही 12,75,000 रुपए से हट करके 1 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम हो गई 13 लाख रुपए, तो आपको टैक्स कैसे पे करना है? तो ये जो स्लैब रेट मैंने दिया था इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे पे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्लैब रेट में बताया गया था 0 से लेकर के 4 लाख तक 0% टैक्स पे करना है। तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपके 4 लाख तक की इनकम पर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है, जबकि आने वाले 4 लाख पर आपको 5% टैक्स पे करना होगा जो कि होता है 20,000 रुपए। उसके आने वाले 4 लाख पर आपको 10% टैक्स पे करना होगा जो कि होते हैं लगभग 40,000 रुपए। और उसके आने वाले 1 लाख रुपए जो कि एडिशनल है उस पर लगेगा आपको सीधा 15%, दैट इज 15,000 रुपए। तो टोटल जो आपको टैक्स पे करना होगा वो होगा 75,000 रुपए। तो अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए है तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ा है वो है 75,000 रुपए, जबकि अगर आपकी इनकम सिर्फ 12,75,000 तक है तो आपको टैक्स पे करना है 0 रुपए। तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर मतलब सब कुछ नॉर्मली है। इनफैक्ट इस बार आपको ज्यादा बेनिफिट मिला है। यही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था जो सबको कंफ्यूज कर रहा था। एक समरी ले लेते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, नॉर्मल पर्सन है, तो आपको 0% टैक्स पे करना है। अगर आप सैलरी से पैसे कमाते हैं और आपकी इनकम 12,75,000 है तो आपको टैक्स पे करना है लगभग 0%, मतलब एक भी टैक्स नहीं। जैसे ही 12,75,000 से एक भी रुपए आगे बढ़ जाता है, मैंने एग्जांपल दिया 13 लाख हो जाती है, तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा और आपका अमाउंट 13 लाख पर लग गया 75,000 रुपए। ये आपका टैक्स अमाउंट है। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। इससे सरकार को फायदा कितना है, नुकसान कितना है? तो सरकार को लगभग डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए का इस बार नुकसान होने वाला है और इनडायरेक्ट टैक्स में 2600 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो ये आपको आगे चल के पता चलेगा किस तरीके से। अब बात करते हैं बचत की। आपका बचत कितना हुआ? पहले अगर मान लीजिए अगर आपने 12 लाख रुपए कमाए तो आपको जो बेनिफिट मिलता था और अभी जब आपने 12 लाख रुपए कमाए तो अभी जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, दोनों में 80,000 का डिफरेंस है। पहले 12 लाख कमाते थे 80,000 टैक्स पे करते थे, अभी 12 लाख कमाते हैं कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। ये आपका बेनिफिट है। सेम एज पहले अगर 24 लाख रुपए तक कमाते थे और अभी जब 24 लाख रुपए कमाते हैं तो दोनों में जो बचत है वो आपका होता है लगभग 1,10,000 रुपए का। सेम एज अगर 24 लाख से ऊपर कमाते हैं तो भी आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 1,10,000 रुपया पहले के कंपैरिजन में बच जाता है। ये पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC के तहत है। 2 टैक्स रिजीम चलता है, एक ओल्ड है, ओल्ड टैक्स रिजीम पहले के जैसे ही चलते आ रहा है, एक न्यू टैक्स रिजीम है जो कि लागू किया गया है
उसमें ये सारे के सारे चेंजेस किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, वो एज इट इज है, और न्यू टैक्स रिजीम में नई नई चीजें एप्लीकेबल है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले 15 लाख से जैसे आपका इनकम ऊपर जाता था वैसे ही आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता था, जबकि अभी जैसे ही आपका इनकम 24 लाख से ऊपर जाएगा तभी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक और बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अभी जो बजट आया है इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है अदर सेक्टर्स पर वो किस तरीके से है। अभी के टैक्स का मेजर इंपैक्ट कुछ चीजों में पड़ा है, जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, जैसे कि टीवी हो गया, फोन हो गया, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया है कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर बनाया जाए, और उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कम किया गया है। मतलब पहले जो टैक्स लगता था उसके अकॉर्डिंग अब टैक्स कम लगेगा। ये जीएसटी का मामला है, और इसके बारे में अभी जो भी अमेंडमेंट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं। कौन सी अनाउंसमेंट है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, धन धान्य योजना लाया गया है और ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको फैलाया गया है, मतलब फैलाया जाने वाला है। धन धान्य योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि और फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, और इसके तहत अपना इंडिया ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में ग्रोथ करेगा। अपने को पता है कि पिछले 3 से 4 सालों में दाल का रेट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा था, जिसमें से तूर, उड़द और मूंग की दालों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। तो अब दाल के रेट को कम करने के लिए भी एक प्लान लाया गया है, जिसके तहत दाल की खेती अब ज्यादा से ज्यादा भारत में की जाएगी। आने वाले 6 सालों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो दाल का रेट है वो गिर जाएगा। दाल का रेट अभी नहीं कम होने वाला है, आने वाले 6 सालों में कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर अभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही साथ किसान क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अर्बन एरियाज को डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का बजट इशू किया है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो अभी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है। हमें पता है कि चाइना में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया में उसकी कंपैरिजन में बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसको प्रमोट करने के लिए अब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट खर्च करने वाली है अपनी इंडस्ट्रीज को, ताकि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर कर सके गुड्स को, और हम मैक्स टू मैक्स सप्लाई कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। इसकी वजह से जो इंडियन करेंसी है इसकी वैल्यू भी अप जाने वाली है आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा 22 लाख न्यू जॉब आने वाला है मार्केट में। साथ ही साथ इंडिया को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जाने वाली है। 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स अवेलेबल होने वाला है। हम सभी को पता है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत ही पीछे है, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए न्यू सेंटर्स बनाए जाए। इससे पहले हम लोग जानते थे अमेरिका ने बना लिया चैट जीपीटी, चाइना अपना एआई लेकर आ चुका है, अब इंडिया भी एआई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली है, और एआई टेक्नोलॉजी के लिए नए नए सेंटर्स भारत के अलग अलग हिस्सों में खुलने वाले हैं। खासकर ये आईआईटी से रिलेटेड होंगे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी देश आगे बढ़ सके। साथ ही साथ यूपीआई क्रेडिट लिमिट अब 30,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि 1 करोड़ रुपीस लगाने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। खासकर देखो जितने भी रूरल एरिया है उनके फोकस के लिए गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, जो बताने वाला हूं, बट अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का बजट पारित किया है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग कंपेयर करते थे कि दुबई किस तरीके से दिख रहा है, अमेरिका किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, बट इंडिया कैसे लग रहा है। इंडिया में कुछ मेजर सिटीज ही हैं जो इनके कंपैरिजन में मतलब ठीक ठाक है, बट इसके अलावा जो अदर सिटीज है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए ये 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि काफी एक अच्छा डिसीजन है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स की जिनको ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी, उनके लिए क्या किया। फर्स्ट स्टेट आता है आसाम। आसाम में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो आसाम के लिए स्पेशली वहां पर यूरिया का प्लांट लगाया गया। अब आप सबको पता है जो खेती होती है तो खेती में यूरिया नाम का एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग कीड़ों से बचाने के लिए डालते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग हब अब बनेगा आसाम। तो आसाम में यूरिया का प्लांट लगाया गया है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की। दूसरा स्टेट आता है बिहार। बिहार में डेवलपमेंट करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। इंडिया में और पूरी दुनिया में बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जो मखाना, आपने शायद खाया होगा, एक्सपोर्ट करता है और बनाता है। लेकिन मखाना जो इतनी रेयर चीज है, इसको बिहार तो बनाता तो है, लेकिन इसको सही तरीके से मार्केट करके और एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमा नहीं पाता। इसीलिए मखाना बोर्ड लाया गया है। ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स आए, मखाना का प्रोडक्शन करें, बोर्ड उसका प्राइस तय करेगी
और मार्केटिंग एंड बाकी चीजों में हेल्प करेगी, जिससे मखाना एक्सपोर्ट होगा और बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ होगी। बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। साथ ही साथ 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, ताकि इसका ग्रोथ किया जा सके। अभी हम सबको पता है कि बिहार में जो प्राइवेट कंपनी है वो ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है। ये 20,000 करोड़ सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, अदर स्टेट्स पर भी एप्लीकेबल है। अगला चीज है टीडीएस एग्जेम्पशन को लेकर के। पहले रेंट पर जो लिमिट था टीडीएस एग्जेम्पशन का, अब उसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और सेकंड चीज है जो टीसीएस है, पहले टीसीएस पर जो पेनल्टी लगता था अगर लेट पेमेंट करने पे, अब टीसीएस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा लेट पेमेंट करने पर। अब तक हमने जो भी देखा उसका समरी देख लेते हैं। पहला काम क्या हुआ, टैक्स कम हुआ। सेकंड काम क्या हुआ, सब्सिडीज को बढ़ा दिया गया। थर्ड काम क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दी गई सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा फोर्थ चीज क्या है, बिजनेस एंड स्टार्टअप को भी ध्यान दिया गया। फिफ्थ है एग्रीकल्चर के मामले में जो कि प्राइसेस ऑलरेडी हाई हो रहे थे उसको लो करने के लिए 6 साल का एक प्लान लाया गया, और जो कि काफी अच्छा है। सबके साथ साथ एक और चीज पर फोकस किया गया है जो कि है टूरिज्म, जिसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया, बट टूरिज्म पर भी फोकस किया गया है। किस तरीके से इंडिया को आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। इंडिया टूरिस्ट आएंगे तो आसपास के लोग भी खूब पैसा कमाएंगे, जिसमें से एक एग्जांपल आपने भी देख लिया, महाकुंभ। बट महाकुंभ तो 6 साल में, 12 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार आता है, जबकि इंडिया के जो कुछ प्राइम लोकेशंस है वहां पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम किया जाने वाला है। एक कंक्लूजन इसका ये ले सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ इस मामले में, टैक्स कम हो गया। सेकेंड चीज, जो गरीब थे उनको बेनिफिट हुआ है, काफी सब्सिडीज दी गई है। और थर्ड, रिच पीपल है उनके लिए सब कुछ एज इट इज है, उनके लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं है। रिच इन द सेंस जिनकी इनकम 24 लाख से ऊपर है, उनके लिए टैक्स तो पहले जैसा ही है। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल ये होगा कि कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई, जैसे कि पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च कर रहे हैं और एआई टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं, जबकि कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होने वाले हैं कि 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स में नुकसान होने वाला है और 2600 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स में नुकसान होने वाला है। अब इसका क्या मेजरमेंट है वो तो नेक्स्ट वीक जो कंप्लीट डिटेल आएगा बिल का उसमें दिया गया रहेगा। बट एक फिजिकल डेफिसिट बताया जाने वाला है कि इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट था जो कि 31 मार्च तक आएगा वो 4.8 तक है, जबकि आने वाले साल में, मतलब ये जो बजट अभी आया है 1 साल तक चलेगा, इस बजट का जो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट है वह 4.4% है। मतलब पहले साल के मुकाबले 4% से 0.4% से कम हो गया है। तो ये एक बेनिफिशियल है, बट स्टिल सरप्लस में नहीं है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। और अभी जो न्यू पॉलिसी आई है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।